नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 23 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के गणित पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि सीटेट दिसंबर 2021 में पूछे गए सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें सीटेट की बेहतर तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षिका बच्चों को टोकन देती है और उन्हें आयताकार रूप में व्यवस्थित करने के लिए कहती है। मुराद यह निरीक्षण करता है कि यदि टोकन की संख्या 4, 9 और 16 है तो वह पूर्ण वर्ग बन पाता है, लेकिन यदि टोकन की संख्या इतने संख्या के बीच में हो, कोई भी एक संख्या, तो वह एक वर्ग नहीं बन पाता है। यह गतिविधि उसे समझने में मदद नहीं करती, यानी इन चारों गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि समझने में उसे ये टोकन मदद नहीं करेगा। तो देखिए टोकन क्या है। टोकन सिंपली एक कागज का टुकड़ा हो सकता है जो कि इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसको आयताकार रूप में, ये टोटल 16 टोकन है, इनको आयताकार रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए कहती है शिक्षिका। अब देखिए बात करें ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण वर्ग की, तो ये बच्चा तो खुद समझ पा रहा है। यहाँ पर देखिए, इसको पढ़िए कि वह यहाँ पर जो बच्चा है उसका नाम मुराद है, तो मुराद खुद निरीक्षण करता है कि यदि टोकन की संख्या 4, 9 और 16 है तो वह वर्ग बन पाता है। तो वर्ग तो वो समझ ही रहा है, पूर्ण वर्ग तो समझ ही रहा है। तो चूंकि आपसे जो नहीं हो सकता है गतिविधि वो पूछा गया था, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। चौथा वाला गलत हो गया। बात करें अगर तीसरे विकल्प की, आप स्क्रीन पर देखिए 16 तक की संख्याओं के गुणनखंड। देखिए इस टोकन के माध्यम से वो 16 का गुणनखंड, 16 तक की संख्याओं का गुणनखंड आसानी से निकाल सकता है। जैसे कि 16 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो अब ये दो टोकन को इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकता है, दो टोकन एक साथ व्यवस्थित करता है और दोनों टोकन को आपस में अगर गुणा कर दे तो ये देखेगा कि ये 2 टोकन है, ये 2 टोकन है, तो 2 दूनी 4 हो गया। फिर आगे के 2 टोकन की संख्या से उसमें गुणा करेगा, फिर आगे के 2 टोकन की संख्या से गुणा करेगा, यानी कि ये गुणनखंड को समझाने में ये मदद करेगा। तो आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया है। दूसरा देखिए वर्गों का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए जो टोकन है वो हो सकता है कि वर्गाकार हो, यहाँ पर टोकन के बारे में नहीं बताया गया है। तो अगर आयत बनाने के लिए बोला गया है और आयत की ये प्रॉपर्टी होती है कि लंबाई, आमने सामने की भुजा जिसे लंबाई कहा जाता है वो बराबर होती है और आमने सामने की भुजा जिसे चौड़ाई कहा जाता है वो समान होती है। तो अगर हम लोग लंबाई को चौड़ाई के बराबर कर दे तो ये वर्ग बन जाएगा, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल इससे निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो ये 2D फिगर था और टोकन भी 2D में है, इस वजह से ये भी संप्रत्यय को समझाया जा सकता है। इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा गया था। तो 3 विकल्प गलत हो गया, एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 प्रत्येक टोकन का आयतन। देखिए आयतन के लिए 3 विमाएं होना चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेकिन चूंकि टोकन 2D में है इस वजह से बच्चे को आयतन का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि बच्चा प्राइमरी स्तर का है, वो अमूर्त चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। जब तक कि वो 3D में उस फिगर को नहीं देखेगा तब तक आयतन के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएगा। तो यही पूछा गया था कि कौन सी गतिविधि समझने में मदद नहीं करती है, तो ये प्रत्येक टोकन का आयतन समझने में मदद नहीं करती है। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दी गई संख्याओं के गुणनखंड को चुनिए। ये संख्या दिया गया, सिंपली आपको गुणा करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर इन दोनों का गुणा किया जाए तो क्या हो जाएगा, 54 पहले से है और 2 अंक पे दशमलव था और 2 अंक ये जोड़ करके 4 अंक पर दशमलव हो जाएगा 3, और ये 4 अंक पर दशमलव मैंने यहाँ लगा दिया। फिर इसमें दशमलव 4 से गुणा करना है। तो देखिए 4 चौके 16 के 6, हाथ में 1, 4 पचे 20 और 1 21। अब कितने अंक पे दशमलव लगेगा? यहाँ पर देखिए 4 ये है और 1 ये, 5 अंक पे। तो 3 ये था, 4 और ये 5 अंक पे दशमलव लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैसे भी आप इसको सॉल्व नहीं भी करते तो भी सिर्फ दशमलव के प्लेस को निर्धारित करके आप डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 4 पर पहुंच सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2 सही 3/4 किलोग्राम और 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी के पैकेटों से 1/8 किलोग्राम चीनी के कुल कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 2 चीनी के पैकेट दिए गए हैं, दोनों को आपको मिला देना है, यानी टोटल चीनी निकाल लेना है। उसके बाद से जो नया पैकेट बनाया जा रहा है जिसमें 1/8 किलोग्राम चीनी होगा उससे भाग दे देंगे, तो टोटल कितने पैकेट बनेंगे ये आपको ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना होगा, ठीक है। जोड़ने के लिए देखिए इसको मैं साधारण भिन्न में बदलता हूं, तो 2 चौके 8, 3 11/4 हो जाएगा। और दूसरा देखिए 3 चौके 12 और 1 13/4 हो जाएगा। हर बराबर है तो डायरेक्टली आप जोड़ सकते हैं, 24/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 kg टोटल चीनी है, 6 kg टोटल चीनी है। टोटल चीनी 6 kg आ गई और एक पैकेट में इतना चीनी आना है, तो कुल पैकेट की संख्या निकालने के लिए 1/8 से हम लोग भाग दे देंगे, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 48 पैकेट्स आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है? जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा वहीं आपका उत्तर होगा। देखिए ये 25 का स्क्वायर है तो आपका उत्तर नहीं होगा, ये 13 का स्क्वायर है उत्तर नहीं होगा, ये 15 का स्क्वायर है उत्तर नहीं होगा, लेकिन ये बात करें तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का योग 12 दिया गया है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये संख्या है, तो इसमें कितने अंक हैं, पहला अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया, तो बोला जा रहा है दोनों अंकों को जोड़ने पर 12 आ रहा है। तो चलिए सभी विकल्पों को एक बार देख लेते हैं। देखिए 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, ये फुलफिल कर रहा है। 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, ये भी फुलफिल कर रहा है। 8 में 4 जोड़ेंगे तो ये भी 12 आ रहा है, और 4 में 8 जोड़ेंगे तो ये भी 12 आ रहा है, यानी कि चारों ऑप्शन अभी तक फुलफिल कर रहे हैं। आगे देखिए कहा जा रहा है इस संख्या में से इस जोड़ का तिगुना घटा दिया जाता है। अब ये जो योग था 12, इसका तिगुना 12 तियाई 36, यानी कि इन सभी संख्याओं में से 36 घटा दिया जाता है तो अंक पलट जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये कहा जा रहा है ये 57 था, तो इसमें से 36 घटाने पे ये कहा जा रहा है कि अंक पलटेंगे तो 7 5 हो जाएगा, यानी 75 हो जाएगा। देखिए क्या ये संभव है कि किसी भी संख्या में से अगर कोई संख्या हम लोग घटाए तो संख्या बढ़ जाए? यहाँ पर देखिए ये 57 से 75 हो जा रहा है, जबकि घटाने पर तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से देखिए जब चौथे में से हम लोग 36 को घटाएंगे तो ये 84 बन जाएगा। क्या ये संभव है? नहीं संभव है। इस वजह से ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर जब इसको अंक पलटेंगे तो 57 आएगा और ये 48 आएगा, यानी ये दोनों कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर घटाने की बात की गई है। इस वजह से इन्हीं दोनों में से कोई एक उत्तर सही होगा। तो चलिए पहले ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरे को चेक कर लेते हैं। 84 में से अगर हम लोग 36 को, क्योंकि इसका तिगुना घटाने के लिए बोला गया था, घटाते हैं तो देखिए 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। अब ये देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, यानी कि 84 में से 36 घटाने पर हमारा 48 आ रहा है। देखिए ये वाली संख्या इधर चली गई और ये वाली संख्या इधर चली गई, यही तो बोल रहा है कि अंक पलट जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संख्या 24,879 में 27 से भाग दिया जाए, और यहाँ पर एक और संख्या दिया गया है। देखिए 3,67,842 में 23 से भाग देने पर आने वाले शेषफलों के योग को 4 से विभाजित किया जाता है। 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो पहले आपको करना यह है कि इसमें 27 से भाग दे देना है, फिर शेषफल जो निकलेगा, फिर इसमें 23 से भाग दे देना है, जो शेषफल निकलेगा दोनों शेषफलों को जोड़ देना है, और जो शेषफल जोड़ने के बाद से उसमें 4 से भाग देना है, जो शेषफल आएगा वहीं आपका उत्तर होगा। चलिए पहले शेषफल निकाल लेते हैं। तो ये देखिए लगभग 30 के बराबर है, और ये देखिए ये लगभग 3 वाटे 24 के बराबर है, तो लगभग ये 8 के बराबर जाएगा। तो 7 वाटे 56 के 6 हाथ में 5, 8 दूनी 16 और 5 21। जब इसको आप घटाएंगे तो देखिए 8 में से 6 जाएगा तो 2, और यहाँ बचेगा 4 में से 1 जाएगा 3, और ये कट जाएगा 32 बचा। अब देखिए ये एक बार में जाएगा 32, ये 27 आ जाएगा और नीचे 5 बच जाएगा। उसके बाद से देखिए 7 हम लोग उतारेंगे तो देखिए 27 दूनी 54 होता है, तो 54 ये हो जाएगा, 3 यहाँ से बचेगा, फिर 9 उतारेंगे तो 27 दूनी 54 हो जाएगा, यानी कि मजबूरी है कि हमें एक ही बार में ले जाना है। तो 27 से जब भाग देंगे तो ये देखिए कितना शेष बच रहा है, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 1, यानी 12 आपका शेषफल हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले से हमें 12 शेषफल मिल रहा है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। अब जो दूसरी संख्या है इसको भाग देना है, तो चलिए हम लोग इसको भी भाग दे लेते हैं। अगर इसको 25 मान लिया जाए तो लगभग ये 5 बार में जाएगा, तो 5 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और देखिए 5 ये 15 के 5 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, अब इसको घटाइए, ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा और ये कट जाएगा। ठीक है, अब हमें देखिए 23 से 22 में भाग नहीं जाएगा तो 8 हम लोग उतारेंगे, ये अब लगभग 9 बार में जाएगा। 9 बार में देखिए 9 त्रिक 27 के 7 हाथ में 2 बचा, 9 दूनी 18 और 2 20 हो जाएगा। देखिए अब इसको घटाएंगे तो ये 1 बचेगा और ये 2 बचेगा। ठीक है, अब हमें 4 उतारना है, ये 9 बार में जाएगा। देखिए 9 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो 9 त्रिक 27 के 7 हाथ में 2, 9 दूनी 18 और 2 20। ठीक है, यहाँ से 7 बचा और ये 2 हम लोग ऊपर से उतार रहे हैं। तो अब देखिए कितने बार में जाएगा, 23 तियाँ 69 होता है, 23 तियाँ 69, तो यहाँ 69 जब करेंगे तो 3 शेष बच गया। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले वाले से शेष बचा था 12 और दूसरे से शेष बच रहा है 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा था कि हमें 15 दोनों का योग मिल गया, अब शेषफल के योग को 15 जो मिला था उससे 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 15 में 4 से मैं भाग दे रहा हूँ तो 4 तियाई 12। ठीक है, तो 3 शेषफल बचेगा, तो ये बोला जा रहा था शेषफल क्या होगा, तो 3 आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2 संख्याओं को गुणा करने पर दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक संख्या मान लीजिए x है, दूसरी संख्या y है, तो कहा जा रहा है दोनों को गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो रहा है उसके आगे 4 जीरो मिल रहा है। ठीक है, 4 जीरो हो गया। आगे पढ़िए, यदि दोनों में से किसी एक संख्या के दाईं ओर, मान लीजिए दोनों में से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य है, मान लीजिए वो संख्या मैंने मान लिया 500, 2 शून्य है तो शून्य मिलते हैं, तो दूसरी संख्या के दाईं ओर के शून्यों की संख्या क्या हो सकती है। यानी पहली संख्या अगर मान लीजिए मैंने 500 मान लिया, तो दूसरी संख्या के आगे कितने जीरो हो सकते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए कि दूसरी संख्या के आगे
यहाँ पर 1 और 2 की बात की गई है, तो हम लोग 1 और 2 जीरो वाले पर ही चेक करेंगे। तो मान लीजिए मैंने पहले चेक किया यहाँ पर 40 को लेकर के, इस संख्या के आगे 1 जीरो है, तो जब इसको आप करेंगे तो इसका मान आ जाएगा इतना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 जीरो हो गए, यानी कि एक संख्या के दूसरी संख्या के आगे 1 जीरो होने पर 4 जीरो मिल रहे हैं। अब इसी प्रकार से एक और संख्या मैं मान ले रहा हूँ, जैसे दूसरी संख्या को मैं मान ले रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए, दूसरी संख्या को मैं 100 मान ले रहा हूँ। 100 मानने से क्या होगा, देखिए इस संख्या के आगे 2 जीरो हो गए, तो अब जब 100 मानेंगे तो इसके आगे क्या हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा इतना, तो इसके आगे देखिए 4 जीरो हो गए। प्रश्न के अनुसार ये पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है। यानी कि देखिए अधिकतम 1 कहा जा रहा था कि दूसरी संख्या के आगे कितने जीरो हो सकते हैं, पहला कहा जा रहा है कि अधिकतम 1, अधिकतम 1 नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक संख्या जो 100 है इसके आगे 2 जीरो है, तब भी हमारा जो यहाँ पे मान आ रहा है उसके आगे 4 ही जीरो आ रहा है, तो अधिकतम 1 वाला तो होगा नहीं, अधिकतम 2 वाला सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 संख्या का भी हमने चेक किया और एक संख्या 40 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो भी इसके आगे 4 जीरो आ रहे थे, यानी कि 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, तो अधिकतम 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा देखिए केवल 1, केवल 1 से नहीं होगा, क्योंकि ऐसी संख्याएं भी हैं जिसको गुणा करने पर आगे 4 जीरो आ रहा है। तो केवल वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पर केवल शब्द दिख जाए वो हमेशा विकल्प को निगेटिव कर देता है, इस वजह से ये आपका उत्तर होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 अधिकतम 2 ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पटना के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ 800 मीटर का ट्रैक है। यदि आप स्टेडियम की ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं तो आपको ट्रैक के कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखिए ये कहा जा रहा है कि एक चक्कर में वो कुल 800 मीटर दूरी तय करता है, क्योंकि 800 मीटर का ही ट्रैक है और हमें कुल कितना दूरी तय करना है, 20 किलोमीटर का। तो सिंपली आप यूनिटरी मेथड अपना सकते हैं कि 800 मीटर के लिए एक चक्कर लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर 20 किलोमीटर दिया गया, देखिए ये मीटर में है और ये किलोमीटर में, तो सबसे पहले इसको मीटर में आपको बदलना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, यानी कि 20 किलोमीटर था, इसके आगे 1000 से गुणा कर देंगे तो 3 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि इतना मीटर चलने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो 1 गुणे सिंपली आप 20,000 यहाँ पर कर दीजिए और बटे 800 ये नीचे आ जाएगा यूनिटरी मेथड से। देखिए इससे इसको काटेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, उसके बाद से देखिए 8 से इसको काटें तो 8 दूनी 16, उसके बाद से 4 शेष बचा, 8 पचे 40, यानी कि 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए 25 चक्कर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक आयत जो कि वर्ग नहीं है में कुल कितनी रैखिक और घुमावदार सममिति होगी। सममिति कहने का मतलब कि सिमेट्री आपसे पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक आयत का फिगर यहाँ पर दिया गया है, तो इसको कितने तरीके से काटा जा सकता है ताकि पहला पार्ट दूसरे पार्ट के बिल्कुल समान हो, उसके सिमेट्री हो। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि कितने तरीके से, कितने विधियों से काटा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए ये आयत है, तो पहला तो ये हो सकता है कि इसको हम लोग बीचों बीच इस प्रकार से काट दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये विधि हो सकता है कि मान लीजिए ये आयत था, तो इसको हम लोग इस प्रकार चौड़ाई के सापेक्ष काट दें तो ये इसके सिमेट्री हो जाएगा। तीसरा विधि ये हो सकता है कि मान लीजिए ये आयत था, तो इसको इस विकर्ण के सापेक्ष काट दें तो ये इसके बराबर होगा। इसी प्रकार से चौथा विधि ये हो सकता है कि मान लीजिए ये आयत था, तो इसको अब हम लोग अगर इस विकर्ण के सापेक्ष काट दें तो ये इसके सिमेट्री होगा। यानी कि कुल 4 ही विधि हैं जिसके माध्यम से हम लोग सिमेट्री निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र या फिर गतिविधि यह देखने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता जो कि 2 कोण समान है या नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 कोण है, मान लीजिए ये 2 कोण है, तो किस विधि से हम ये नहीं चेक कर पाएंगे कि ये समान है अथवा नहीं, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला दिया गया है एक आयताकार पट्टी जो किनारे से एक स्थायी आयत से जुड़ी है जिसको हिलाया डुलाया जा सकता है। इसके कहने का मतलब देखिए ये एक स्थायी आयत हो गया और इसके किनारे यहाँ पर एक आयताकार पट्टी कुछ इस प्रकार से लगी हुई है जिसको हम लोग इधर ऊपर भी इस तरीके से घुमा सकते हैं और नीचे भी इस तरीके से घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए ये 2 कोण बना हुआ था, तो इस वाली आयत की भुजा को हम लोग इस पर रख दें और इसको चूंकि ऊपर नीचे घुमा सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इसको नाप करके फिर इसको ये वाली भुजा को इस लाइन पर रख करके इसको घुमा करके ऊपर नीचे करके इसको नाप सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो पहला तो किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न में आपसे निगेटिव वाला पूछा गया था, तो पहला उत्तर नहीं होगा क्योंकि इससे संभव है। दूसरा देखिए चांद आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, इस प्रकार का कुछ होता है जिसमें यहाँ पर एंगल्स बने होते हैं, ये 90 फिर इधर इधर ऐसे ऐसे एंगल्स बने होते हैं, तो ये तो बिल्कुल होगा ही होगा, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए एक कोण त्रिज्यखंड कटआउट जो दूसरे को आच्छादित करता है। यहाँ पर त्रिज्यखंड की बात की गई है।
जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त हो गया और ये एक त्रिज्या हो गया और ये एक त्रिज्या हो गया, तो ये वाला जो पार्ट है ये त्रिज्यखंड बोला जाता है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि ये कटआउट, मान लीजिए इसको काट करके आप निकाल लिए और एक कोण पर रख रहे हैं और इसी त्रिज्यखंड को दूसरे कोण पर रख रहे हैं जो कि एक दूसरे को आच्छादित करती है, यानी पूरी तरीके से ढक लेती है। जब पूरी तरीके से ढक लेगी तो हम तो पता लगा ही लेंगे कि जब बिल्कुल ढक ली है तो यानी दोनों बराबर हैं। यही तो पूछा गया है कि कौन सा दो कोण समान है या नहीं, ये पता लगाना था। तो ये इससे भी संभव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कि इससे संभव नहीं है। तो एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, रेखनी। रेखनी का मतलब इंच पटरी जो आप लोग जानते हैं, स्केल जो जानते हैं, इसे रूलर भी बोला जाता है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी इंच पटरी जो इस प्रकार से आप देखते हैं जिसको नापने के काम आता है, इससे आप कोण का पता नहीं लगा पाएंगे कि एक कोण दूसरे के बराबर है या नहीं। तो यही पूछा गया था कि इससे पता नहीं लगाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, करुणा ने 4 भूमिखंडों भूमि ए, भूमि बी, भूमि सी और भूमि डी का परीक्षण किया, जिनका क्षेत्रफल क्रमशः यहाँ पर माप दिया गया है। आयताकार ये भूमि है और इनका माप दिया गया है, ठीक है। और ये पूछा जा रहा है उसे अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी जमीन लेनी पड़ेगी। तो जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा पेड़ लग सकते हैं क्योंकि अधिकतम पेड़ ही लगाने हैं, ठीक है। तो देखिए भूमि ए का जो क्षेत्रफल बनेगा ये वाला, देखिए 20 × 30 करेंगे तो 600 मीटर स्क्वायर होगा, ये ए का हो गया। बी की अगर बात करें तो देखिए बी का क्या बनेगा, 23 × 27 यानी कि 600 यहाँ पर 21 बनेगा। और सी की बात करें तो 24 × 26 यानी कि 624 बनेगा। और अगर डी की बात करें तो 25 × 25 यानी कि 625 बनेगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल डी का है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भूमि डी में। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के मानचित्र पर दिल्ली से शिमला के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर दिखाई गई है। ये मानचित्र पर दिखाया गया, ठीक है। आगे देखिए दिल्ली से देहरादून के बीच की दूरी 1.5 सेंटीमीटर दिखाई गई है। अगला देखिए शिमला से मुंबई के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर दिखाई गई है। और अगला दिया गया है शिमला से देहरादून के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर दिखाई गई है। अब महत्वपूर्ण पैमाना यहाँ पर दिया गया है, मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जमीन पर 250 किलोमीटर को दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए मेन प्रश्न शुरू हो रहा है कि हिया को देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा करनी है, तो ये पूछा जा रहा है उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्टेंस यहाँ पर मानचित्र में दिया गया है सेंटीमीटर में, उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद से हम लोग सिंपली यूनिटरी मेथड से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मान दिया गया कितना होता है, तो जितना सेंटीमीटर आया होगा उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मानचित्र पर इसकी डिस्टेंस निकालते हैं। कहाँ से कहाँ पूछा गया, देहरादून से पहले शिमला जाना है। तो यहाँ पर देखिए शिमला और देहरादून के बीच की दूरी कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 2 सेंटीमीटर देहरादून से वो चलना शुरू की और शिमला पहुँच गई। अब कह रहा है प्रश्न में कि शिमला होते हुए मुंबई जाना है। अब शिमला से मुंबई के बीच की दूरी आप देखिए यहाँ पर दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर में 4.5 सेंटीमीटर में जोड़ देता हूँ तो टोटल डिस्टेंस जो कि मैप पर मानचित्र पर दिया गया है 6.5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए प्रश्न में यह दिया गया कि 1 सेंटीमीटर 250 किलोमीटर को दर्शाता है। तो यूनिटरी मेथड में मैं अपनाता हूँ। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया गया, 250 किलोमीटर दिया गया है। तो हमको 6.5 सेंटीमीटर का मान निकालना है। तो सिंपली 6.5 का इस 250 में जब आप गुणा करेंगे तो देखिए एक जीरो से ये दशमलव खत्म कर देगा और सिंपली आपको 65 में 25 से गुणा करना है। 25 पचे 125 का 5 हाथ में 12 बचेगा, 25 छक्का 150 और 12 162 हो जाएगा, यानी कि 1625 1625 1625 किलोमीटर उसके द्वारा दूरी तय की जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही प्रश्न में पूछा गया था उसने कुल कितनी दूरी तय की, तो उसके द्वारा 1625 किलोमीटर दूरी तय किया गया। ऑप्शन 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट की दर से गति से सुबह 7:45 पर चलना शुरू करता है तो वह कितने बजे स्कूल पहुंच जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको दूरी दी गई है और यहाँ पर स्पीड दिया गया है, तो कुल लगा समय हम लोग निकाल देंगे और जितना समय लगेगा उसको इस समय में जोड़ देंगे तो कितने बजे वो पहुंचेगा इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले कुल लगा समय हम लोग निकालते हैं, तो कुल लगा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी यहाँ पर किलोमीटर में दिया गया और चाल यहाँ पर दिया गया मीटर प्रति मिनट में। तो सबसे पहले हम लोग इस यहाँ पर जो दूरी दिया गया है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये कुल चली गई दूरी हो गया और कुल लगा समय कुल यहाँ पर स्पीड कितनी दी गई है, 100 मीटर प्रति मिनट दी गई है, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि अब उसको कुल दूरी तय करने में 50 मिनट का समय लगा है, 50 मिनट। अब देखिए चलना शुरू किया था उसने 7:45 पे और 50 मिनट और लगा, तो दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूँ। तो देखिए ये 5 आ जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा और ये 7
7:95। लेकिन क्या आप 7:95 बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही 60 मिनट वो कंप्लीट होगा वो 1 घंटा इसमें जुड़ जाएगा। यानी कि 60 मिनट, इस 95 में से 60 मिनट घटा करके आपको यहाँ पर 7 में 1 जोड़ देना, यानी कि 8 घंटा ये हो गया। और इसमें से जब आप 60 मिनट घटाएंगे तो 35 आपका बचेगा, यानी 8:35 पे वो स्कूल पहुंचेगा। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है और पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा। देखिए ये डैश डैश का मतलब कि आपको खुद एज्यूम करना है कि इसके आगे कौन सी संख्या आएंगी। तो इसके आगे कौन सी संख्या आएंगी, इस प्रकार से देखिए, पहले माइनस का 2 दिया गया है, फिर 2 के बाद 4 दिया गया, फिर 6 दिया गया, फिर 8 दिया गया, फिर 10 दिया गया, फिर 12 दिया गया, यानी 2-2 का डिफरेंस है, 2-2 का पहाड़ा आप समझ लीजिए। लेकिन इसमें अंतर यह है कि पहली जो संख्या लिखेंगे हम लोग माइनस से शुरू कर रहे हैं, दूसरे में प्लस लगाना, तीसरे में माइनस लगाना, चौथे में प्लस लगाना, यानी अल्टरनेट माइनस प्लस दिया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग पैटर्न को समझ चुके हैं। अब पैटर्न को मैं लिखता हूं, यहाँ पर -2 हो गया, प्लस करके 4 लिखेंगे, माइनस का 6 हो गया, प्लस करके 8 है, माइनस का 10 हो गया, प्लस करके 12 है, इसी प्रकार से डैश डैश करके 100 है। यहाँ पर देखिए 2-2 के गैप में लिखा गया है और टोटल 100 तक हमें चलना है, यानी कि कहीं ना कहीं ये 50 संख्याएं इस प्रकार से लिखी गई होंगी। जैसे अगर इसको हम लोग एक संख्या मान लें, इसको 2 संख्या मान लें, इसको तीसरी संख्या मान लें, तो इसी प्रकार से 100 तक चलने में हमें कुल 50 संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच 2-2 का गैप है। ठीक है, अगर दोनों के बीच 1-1 का गैप होता तो कुल 100 संख्याएं होती, 2-2 का गैप है, इस वजह से 50 संख्याएं होंगी। अब देखिए, अब आप अगर यहाँ पर इन दोनों को 2-2 जोड़ा में बना लें, देखिए इस प्रकार से मैं इन दोनों को 2-2 जोड़ा में बना ले रहा हूँ, तो बीच में प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर जोड़ा में बना ले रहा हूँ तो बीच का प्लस हो जाएगा, यानी टोटल 50 यहाँ पर संख्याएं थी और 2-2 का जोड़ा मैंने बनाया। तो अब कितनी जोड़े बनेंगे? 50 संख्याएं, और 50 संख्याओं को जोड़ों में मैं कन्वर्ट कर दिया, यानी 50 से 2 में भाग दे देंगे तो टोटल 25 जोड़े आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब जोड़ों की संख्या 25 हो गई। ये जोड़ा है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। अब देखिए प्रत्येक जोड़े का मान क्या होगा। देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ देखिए ये -6 था तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए ये -10 है तो 12 में से 10 घटाएंगे तो फिर 2 बचेगा। यानी कि प्रत्येक जोड़े का मान 2 ही आएगा। चाहे आप आगे करके देख लीजिए, प्रत्येक जोड़े का मान 2 आ रहा है। एक जोड़े का मान 2 है और कुल जोड़ों की संख्या 25 है। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 50। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 1 50 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही विकल्प है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मीता केवल 2 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है। उसकी मां ने उसे अपना पुराना गुल्लक दिया और उस राशि के बदले 2 रुपए के सिक्के लाने को कहा। गुल्लक खोलने पर उसे कुल 100 रुपए के 2 नोट मिले। 100 रुपए के 2 नोट मिले हैं, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 200 रुपया। ठीक है, आगे देखिए 20 रुपए के 3 नोट मिले हैं, 20 तियां 60 हो जाएगा। आगे देखिए 10 रुपए के 10 नोट मिले हैं, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आगे देखिए 5 रुपए के 50 सिक्के मिले हैं, तो 50 सिक्के में 5 रुपए के हैं तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 हो जाएगा। आगे देखिए 1 रुपए के 77 सिक्के मिले हैं, यानी कि 77 रुपया हो गया। और 50 पैसे के 98 सिक्के मिले, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब इस राशि के बदले उसे 2 रुपए के कुल कितने सिक्के मिलेंगे? तो सबको जोड़ दीजिए। देखिए 7 9 16 के 6 हाथ में 1, 6 और 6 12, 7 19 और 4 23 के 3 हाथ में 2, 2 2 4, 1 5 और 2 7, 736 रुपया टोटल हुआ। अब इन 736 रुपये को उसको 2 रुपए के सिक्के में कन्वर्ट करना है, यानी सिंपली आप 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 तियां 6, 1 बचा, 2 छक 12, 1 बचा, 2 अठे 16, 368 सिक्के होंगे 2 के। तो दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 2 368 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न दिए। यहाँ पर 3 प्रश्न उसके द्वारा दिए जा रहे हैं। इस प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए, ये हासिल वाले प्रश्न है। ठीक है, बाद में उन्होंने छात्रों को एक कार्यपत्रिका यानी वर्कशीट हल करने के लिए दी, जिसमें समरूप प्रश्न थे। समरूप कहने का मतलब कि बिल्कुल सिमिलर प्रश्न। यही 3 प्रश्न उसको होमवर्क यानी वर्कशीट के तौर पर करने के लिए दिया। ठीक है, आगे पढ़िए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दी गई स्थिति के लिए उपयुक्त है? चौथा विकल्प देखिए, समय बचाने के लिए शिक्षिका को गृह कार्य के तौर पर ऐसे 10 और प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को कहना चाहिए। देखिए बच्चे को सिखाना है, ना कि कोर्स खत्म करना उद्देश्य होता है। बच्चे का सिखाना उसका अधिगम महत्वपूर्ण है, ना कि समय बचाना। तो चौथा विकल्प तो वैसे ही निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, यह एक संदर्भात्मक प्रश्न का उदाहरण है। संदर्भात्मक तब होता जब ये सेम प्रश्न, सिमिलर प्रश्न, समरूप प्रश्न नहीं दिए जाते हैं।
कहने का मतलब कि यहाँ से रेफरेंस लिया गया कि किस प्रकार से हासिल वाले प्रश्नों को जोड़ा जाता है और उसके आधार पर दूसरे नए प्रश्न दिए जाते तो ये संदर्भात्मक का उदाहरण होता। लेकिन यहाँ पर सिमिलर की बात की गई, यानी वही प्रश्न बार बार दिया जा रहा है। अगला देखिए, यह एक खुले सिरे वाले प्रश्न का उदाहरण है, जो कि गलत है। खुले सिरे वाले कहने का मतलब कि जिसमें बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग, कुछ नए नए विचार सोचे। अब वही प्रश्न बच्चे को बार बार दिया जा रहा है तो इसमें कोई मौलिक विचार नहीं आएगा, वही चीज रटी रटाई चीजें वो सीखेगा। एक ही विकल्प बचा, कार्य ड्रिल और अभ्यास पर आधारित है तथा प्राथमिक स्तर पर हतोत्साहित होना चाहिए। हतोत्साहित करने की बात की जा रही है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में ये कहा गया था कि प्रश्न जो है वो समरूप है, यानी बिल्कुल सिमिलर है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चे को मशीन नहीं बनाना है कि बार बार वो रटने के लिए अभ्यास करे उसका। बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाना है और इसके लिए मौलिक विचार बोला है, इसके लिए रेफरेंस यही होना चाहिए, लेकिन अलग अलग प्रश्न दिए जाने चाहिए। लेकिन प्रश्न यही दिए जा रहे थे बार बार, इस वजह से इसे हतोत्साहित करना चाहिए। ये चीज़ें प्राथमिक स्तर पर नहीं होनी चाहिए। पहला विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान यानी करके सीखना से क्या अभिप्राय है। करके सीखने से मतलब ये होता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी कि कोई क्रिया उन्होंने किया, उस क्रिया के आधार पर जो भी उनके द्वारा अनुक्रिया किया गया उसको वो लोग सीख लेते हैं। ठीक है, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर के किसी भी अधिगम को, जिस प्रकार से जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने बताया था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत के माध्यम से इस अवधारणा को समझाया था। तो यहाँ पर चौथे विकल्प की बात की जाए, देखिए कहा गया स्वयं प्रश्नों को हल करके सीखना। यहाँ पर प्रश्नों का जिक्र नहीं होना चाहिए, यहाँ पर करके सीखने की बात की जा रही है, तो ये विकल्प को संकुचित कर देता है, क्योंकि सिर्फ प्रश्न हल करना करके सीखना नहीं है। ठीक है, तो ये विकल्प गलत है, संकुचित है। काफ़ी हद तक एक तरीके से देखा जाए तो उसके रेफरेंस में जरूर है, लेकिन संकुचित है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को करके अवधारणा का अधिगम। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक तक सीमित रखने की बात की जा रही है, यानी कि जो आपके किताब में प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्नों को हल करिए और उसके बाद से अवधारणा का अधिगम करिए, अपनी अवधारणा बनाइए। ये भी पॉजिटिव है, लेकिन सीटेट पेपर की ये खासियत होती है कि आपको चारों विकल्प पॉजिटिव मिलेंगे, लेकिन उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, वहीं आपका उत्तर होगा। तो ये भी थोड़ा संकुचित उत्तर है। केवल बच्चे को पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसको बाहरी समाज से भी जोड़ना है, इस वजह से गलत हो गया। दूसरा देखिए, प्रश्नों को बहुत बार करके देखना जब तक कि क्रिया विधि रट कर स्मरण या याद ना हो जाए। यह विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है। रटने जैसे शब्दों को एनसीएफ पूरी तरीके से निषेध करता है, यह गलत था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1, अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम करके सीखना। इसी की बात मैं कर रहा था, एक्टिवली बच्चे पार्टिसिपेट करें, साथ ही साथ जो उनका अधिगम हो वो अर्थपूर्ण रहे। अर्थपूर्ण कहने का मतलब कि बच्चे रट्टे नहीं, डर के मारे ये ना बोल दे कि हाँ मुझे समझ में आ गया। बच्चे खुद अपने ज्ञान का निर्माण करें और उनका जो अधिगम हो वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव था, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा सम्मिलित करती है। आंकड़ों का प्रबंधन करना यानी कि एक तरीके से मैनेजमेंट की बात की जा रही है। मान लीजिए आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि एक परीक्षा ली गई, कक्षा में एक टेस्ट लिया गया, उसके बाद से कौन से अभ्यर्थी कितने नंबर पाए हैं ये भी एक आंकड़ा होगा। कि मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का यहाँ पर आंकड़ा जुटाया जाए कि पहले बच्चे को कितना नंबर मिला, दूसरे बच्चे को कितना नंबर मिला, इसी प्रकार से सभी बच्चों को 50 बच्चों को कुल कितने नंबर मिले हैं 50 में से या फिर 100 में से, जितने भी। ठीक है, तो ये आंकड़े हो गए। अब इनका उपयोग यानी मैनेजमेंट प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है कक्षा में, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए, आंकड़ों का निरूपण। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। आंकड़ों का निरूपण कहने का मतलब कि इन आंकड़ों के माध्यम से ये हम लोग बता सकते हैं कि बच्चा इस प्रत्यय को सीखा है या नहीं, इस संप्रत्यय को सीखा है या नहीं। तो इसी को आंकड़ों का निरूपण कहा जाता है, यानी कि आंकड़ों को देख करके किसी रिजल्ट पर पहुंचना। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, आंकड़ों का विश्लेषण। विश्लेषण कहने का मतलब कि देखिए अब 50 बच्चों के आंकड़ों का विश्लेषण अगर किया जाए और ये जांचा जाए कि 50 में से एवरेज कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो कि आधे से ज़्यादा नंबर पाए हैं, तो ये सभी विश्लेषण के अंतर्गत आएगा। यानी आंकड़ों के साथ आप विशेष क्रिया करके किसी रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं तो ये विश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा देखिए, आंकड़ों का एकत्रीकरण। ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए कक्षा में 50 बच्चों का आपने नंबर जुटाया तो ये एकत्रीकरण ही तो है। सभी बच्चों के नंबर के बारे में आपने जाना तो ये एकत्रीकरण है, तो ये भी होगा। लेकिन अगर बात करें आंकड़ों का संग्रहण, तो ये कक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बात की जा रही थी कक्षा की। देखिए आपने कितना नंबर पाया, आपका रिजल्ट कैसा रहा, ये सब कुछ रिकॉर्ड स्कूल में रखा जाता है, ना कि कक्षा में। ठीक है, तो ये कक्षा की बात की जा रही थी, इस वजह से आपका संग्रहण नहीं होगा। आपका व्यवहार कैसा है, आपकी
मार्कशीट, आपके रिजल्ट कैसे हैं, ये सब कुछ स्कूल में सेव किया जाता है। स्कूल कहने का देखिए दोनों चीज़ अलग है। कक्षा कहने का मतलब कि पर्टिकुलर आप उस समय अधिगम कर रहे हैं, और स्कूल कहने का मतलब कि स्कूल में क्लरिकल चीज़ें जो होती हैं, जो कि आपके व्यवहार को, एनेक्डोटल रिकॉर्ड और साथ ही साथ आपके जो पोर्टफोलियो होते हैं उन सबको मेंटेन किया जाता है। तो ये संग्रहण का काम जो होता है वो स्कूल का होता है, ना कि कक्षा का होता है। तो ये विकल्प गलत हो गया। अब देखिए ABC इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी NCF 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणित अन्वेषण में सहायता कर सकती है। यानी प्रौद्योगिकी मतलब कि टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, गणित की खोज में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न यानी व्यस्त करने में सहायक हो सकती है। अतः अब ये स्टेटमेंट आपको दे दिया गया कि प्रौद्योगिकी गणित शिक्षण में या फिर अन्वेषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके बाद से कौन सा स्टेटमेंट इस पर आधारित सही है आपको बताना है। चौथा देखिए, कक्षा में श्यामपट्टों को स्मार्ट बोर्ड से बदल देना चाहिए। ये देखिए ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्या सभी सरकारी स्कूलों में श्यामपट्ट को बदला जा सकता है? काफ़ी ज़्यादा फंड की यहाँ पर आवश्यकता होगी। इस वजह से ये एक तरीके से थोड़ा निगेटिव सेंस लिए हुए ये अच्छा कदम तो होगा कि आप कक्षा में श्यामपट्ट को हटा करके स्मार्ट बोर्ड लगा दीजिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, तुरंत संभव नहीं है। इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा निगेटिव सेंस लिया हुआ है। दूसरा देखिए, पेपर पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए। पेपर पेंसिल की कलन विधि यानी कि एक तरीके से जो एल्गोरिथम होते हैं प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, उसको समाप्त करने की बात की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए टेक्नोलॉजी का यूज आप उसी हद तक करें जब तक कि मनुष्य का मशीनों पर पूरी तरीके से निर्भर ना हो। इतना ही उसका प्रयोग करना चाहिए ताकि मनुष्य अपनी जो क्षमता है वो ना भूल जाए और मशीनों पर पूरी तरीके से निर्भर ना हो जाए। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पेपर पेंसिल को समाप्ति कर देना चाहिए और बिल्कुल कलन विधि को समाप्त करके सिर्फ प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहना चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में देनी चाहिए। ये भी गलत है। अगर कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए बच्चों को दे दिया जाएगा प्राथमिक स्तर पर ही, तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि संक्रिया किस प्रकार से होती है, जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है। वो नहीं समझ पाएंगे कि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 कैसे आया। वो नहीं समझ पाएंगे कि 2 में 2 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा। वो सीधे कैलकुलेटर से यूज करेंगे और सीधे आंसर वो निकाल देंगे। तो ये सभी स्टार्टिंग में जो उनके माइंड में गणित की अवधारणा बननी चाहिए वो नहीं बन पाएगी। इस वजह से ये नेगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? देखिए बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि बच्चे नहीं समझ पाते हैं क्योंकि अमूर्त होता है। और प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात की जाए तो उनके लिए मूर्त चीज़ें जो वो देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से अपने परिवेश में देखते हैं, उनके माध्यम से उनको बताया जाता है। और अमूर्त चीज़ें जो वो अपने परिवेश में नहीं देखे हैं, वो कॉन्सेप्ट उनके लिए कठिन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर कंप्यूटर के माध्यम से उन सभी चीज़ों को हम प्रत्यक्ष तौर पर उनको चित्रों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से दिखा देंगे तो वो उनके अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण होगा और उनके अधिगम को सुसाध्य बना देगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल पॉजिटिव उत्तर था, यही एकमात्र सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यूनिसेफ समर्थित पहल बाला है। तो बाला का फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का अनिवार्य भाग है, क्यों? तो देखिए सबसे पहले तो पैटर्न को समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या दी गई है 2, फिर 4 दिया गया है, फिर 6 दिया गया है, फिर 8 दिया गया है। तो ये पूछा जाएगा कि अगली संख्या क्या आएगी। तो इसी को पैटर्न कहा जा रहा है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर ये भी एक तरीके से सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर पैटर्न की बात की जा रही है तो बहुत ज़्यादा कठिन पैटर्न नहीं होगा। तो ये आखिर प्राथमिक स्तर पर पैटर्न क्यों यूज किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है, अनिवार्य भाग क्यों है पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए, छात्रों में सृजनात्मकता और कला कौशल को की विशेषताओं को विकसित करता है। देखिए सृजनात्मकता तो आएगी बच्चे में, क्योंकि मौलिक तरीके से वो सोचेगा कि अगला डिजिट क्या हो सकता है। सृजनात्मकता तो होगी, लेकिन कला कौशल उसमें विकसित नहीं किया जा सकता। इस पैटर्न के माध्यम से कला कौशल विकसित नहीं किया जा सकता, इस वजह से ये विकल्प गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, छात्रों को उच्च गणित में भाग लेने के लिए तैयार करना। देखिए बच्चों को अभी प्राइमरी स्तर पर उच्च कक्षा से जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बच्चे में अभी गणित की संक्रियाओं का एक तरीके से निर्माण करना प्रमुख उद्देश्य होता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे इस पैटर्न का कुछ खास रोल नहीं है आगे की उच्च कक्षा में, और सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जिसके माध्यम से उसको उच्च कक्षा के से जोड़ा जा सकता है। तो केवल ये कहना कि
पैटर्न ही रिस्पॉन्सिबल है उच्च गणित में भाग लेने के लिए, तैयार करने के लिए, तो ये गलत होगा। ये उत्तर संकुचित है, इस वजह से आपका जवाब नहीं होगा। तीसरा देखिए, छात्रों को गणितीय पहेलियां हल करने में सहायता करता है। ये काफ़ी हद तक सही है, पॉजिटिव है। यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, आगे आपको पता चलेगा मैं स्टार क्यों लगाया था। चौथा देखिए, छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है तथा संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता करता है। देखिए, ये जो तीसरा ऑप्शन है ये कहीं ना कहीं चौथे ऑप्शन में पहले से इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर रचनात्मकता की बात की गई है, यानी कि लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे ने जो कहा था कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहा है, रचनावाद को सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक तो पहले से ही पॉजिटिव हो गया। और आगे देखिए, रचनावाद को प्रोत्साहित करता है, साथ ही साथ संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता करता है। अब देखिए, संक्रिया क्या हो गया, ये बच्चा जब सीखेगा कि 2 से 4 कैसे हो गया तो समझेगा कि इसमें 2 जोड़ा गया होगा, फिर 4 से 6 कैसे हो गया तो फिर सोचा होगा कि इसमें 2 फिर जोड़ दिया गया होगा, फिर सोचा होगा कि 6 से 8 कैसे हो गया, फिर समझा होगा कि 2 जोड़ा गया होगा। ये संक्रिया हो गई, ठीक है, इसी को संक्रिया कहते हैं, ऑपरेशन। तो या फिर कोई और पैटर्न होगा तो उसमें वो समझेगा कौन सी संक्रिया, यानी कहीं ना कहीं वो डिजिट्स संख्या को तो समझ ही रहा है, साथ ही साथ संक्रियाओं के गुणों को भी समझने में उसको मदद किया जा रहा है। और ये सभी संक्रियाएं जो है वो उससे पहेली हल करने में भी मदद करती हैं। तो तीसरा ऑप्शन नंबर 4 में पहले से इंक्लूडेड है और सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 3 में आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्रों की निम्नलिखित पैमानों जैसे कि संकल्पनात्मक समझ, गणितीय विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति कहने का मतलब कि एटीट्यूड की बात की जा रही है, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करने हेतु बहुल विधियों को ढूंढना, यानी कि एक से अधिक नए तरीकों से प्रश्नों को हल करने की बात की जा रही है, इत्यादि के लिए उनकी प्रगति को रिकॉर्ड यानी लिपिबद्ध किया। इस प्रकार के आकलन से प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी होगी। पूछा जा रहा है इस प्रकार के आकलन से प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी किसमें होगी, आपसे पूछा जा रहा है। चौथा देखिए, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति को समझने में, यानी विद्यार्थियों का एटीट्यूड क्या है मैथ के प्रति, इसको समझने में, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चे प्रश्नों को किस प्रकार से हल कर रहे हैं, संकल्पना बना पा रहे हैं या नहीं, उसको किस प्रकार से एनालाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ अलग अलग तरीक़ों से हल कर पा रहे हैं या नहीं, तो ये उनके एटीट्यूड को दिखाएगा। तो ये तो होगा, इसलिए आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सबसे कम जो निगेटिव सेंस लिया होगा वहीं आपका उत्तर होगा। इसके बाद से देखिए, तीसरा विकल्प दिया गया, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए गलत जवाबों वाले प्रश्नों को समझने के लिए, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चे जिस सवाल का जवाब गलत देंगे उसको समझ करके टीचर उसको सुधारने में हेल्प कर सकता है, तो ये गलत था, पॉजिटिव होने की वजह से गलत था, क्योंकि निगेटिव वाला आपको उत्तर देना है। पहला देखिए, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि यानी कि उनको फीडबैक देना कि आपने सही किया है या फिर गलत किया है, ठीक है, प्रदान करने के लिए उनकी आवश्यकताओं पर आधारित शैक्षणिक योजनाओं के विकास के लिए, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्या कहा जा रहा है, विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के वरीयता क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। कभी भी किसी का भी आकलन नंबरिंग प्रोवाइड करने के लिए नहीं होता है कि तुम फर्स्ट आए हो, तुम सेकंड आए हो, तुम थर्ड आए हो, तुम फेल हो गए हो। भले ये आपकी शिक्षा प्रणाली में ये जरूर किया जाता है, आज भारतवर्ष के शिक्षा प्रणाली में ये चीज़ें जरूर हैं, लेकिन एनसीएफ 2005 इसका पूरी तरीके से विरोध करता है कि सिर्फ वरीयता देना कि तुम फर्स्ट आए हो, किसी क्रम में निर्धारित करना, ये अधिगम का उद्देश्य कभी भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये सबसे एक तरीके से निगेटिव सेंस लिए हुए था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वरीयता सेट करने की बात की जा रही है, तो ये निगेटिव था, इस वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बच्चा कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा है, क्योंकि 2 3 से छोटा होता है। इस गलत धारणा यानी कि भ्रांति के निवारण हेतु इनमें से कौन सी तकनीक सबसे कम मददगार होगी। देखिए जो सबसे निगेटिव होगा वहीं आपका उत्तर होगा। चौथा विकल्प देखिए, दोनों भिन्नों का चित्रात्मक निरूपण देना, ये बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। यानी कि चित्रों के माध्यम से आप बच्चे को बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए ये 2 भाग आप करके दिखा दिए, बोलेंगे कि ये जो भाग दिखाया जाएगा, ये जो कलर वाला भाग है, ये 1/2 निरूपित करेगा, और इसी प्रकार से इसी भाग को 3 बराबर भागों में बांट दीजिए, और अब बताइए कि ये जो रंगा हुआ भाग है ये 1/3 को निरूपित करेगा। तो अब पूछेंगे कि इसमें से कौन सा छोटा है, तो वो समझ जाएगा कि ये वाला जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट से छोटा है, ठीक है, तो 1/3 छोटा होगा। तो यही कहा जा रहा है दोनों भिन्नों को चित्रात्मक रूप में निरूपित करना। तो जब बच्चे चित्रों के माध्यम से देखते हैं तो उनका अधिगम अर्थपूर्ण होता है, तो ये तो पॉजिटिव था, और हमें उत्तर कौन सा देना, निगेटिव देना है, तो चौथा उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा कहा जा रहा है कि विभिन्न उदाहरणों में पेपर फोल्डिंग की सहायता लेना और भिन्न
भिन्नों की तुलना करना, ये भी एक तरीके से उसी कॉन्सेप्ट को हो गया। देखिए पेपर इस प्रकार से लिया गया है और इस बार कलर नहीं किया जा रहा है बल्कि इसको मोड़ा जा रहा है। यहाँ से देखिए बीच से मोड़ा गया तो अब उसको ये वाला भाग बता दिया जाएगा कि ये 1/2 है, और अगर इसी पेपर को उसने 3 बार मोड़ दिया, 1 और 2 बार, बीच में से 2 बार से मोड़ दिया, तो ये 3 बराबर भाग में बट गया। अब अगर बोला जाए कि ये वाला जो भाग है वो 1/3 को निरूपित कर रहा है और ये वाला जो भाग है 1/2 को निरूपित कर रहा है, तो भी वो उस मुड़े हुए भाग को देख करके समझ जाएगा कि ये पार्ट छोटा है इस वाले पार्ट से। तो ये भी उसके लिए एक तरीके से मूर्त एक तरीके से चीज़ें हो गई कि देख करके वो समझ पा रहा है। तो देख करके जो चीज़ें बच्चों को बताई जाती हैं दिखा करके मूर्त अवस्था में, वो उनका अर्थपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव था, इस वजह से ये भी आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि आपसे नेगेटिव पूछा गया था। तीसरा देखिए, वास्तविक जीवन की वस्तुओं का उपयोग करके जो भी चीज़ ज्ञान बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ करके यानी कि उनके परिवेश से जोड़ करके बताया जाता है वो हमेशा अर्थपूर्ण ही होता है। क्या कहा जा रहा है? वास्तविक जीवन की वस्तुओं का उपयोग करके दोनों भिन्नों की साकार कल्पना करने के लिए छात्र की मदद करना, ये भी पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, तो देखिए ये सबसे ज़्यादा निगेटिव है। क्यों? यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चे को व्याख्या देना कि दोनों भिन्न में हर की संख्या बड़े होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना होता है। देखिए बच्चे कभी भी व्याख्या के माध्यम से नहीं समझ पाते हैं क्योंकि बात हो रही है प्राइमरी स्तर के बच्चों की। बच्चों के लिए लेक्चर एक तरीके से निगेटिव वर्ड है, इस वजह से यही सबसे ज़्यादा एक तरीके से निगेटिव था और इसी वजह से यही आपका उत्तर भी हो जाएगा क्योंकि आपसे निगेटिव ही पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वतः शोध जिसे ह्यूरिस्को कहा जाता है शब्द का अर्थ क्या है? तो यानी कि खुद खोज करना, ऑप्शन नंबर 4 खोज करना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुश्री जेनी जो कि कक्षा 2 की अध्यापिका हैं, उन्होंने अपने छात्रों से पूछा कि यदि आपके पास 3 दहाई हैं, 3 दहाई का मतलब देखिए 1 दहाई का मतलब कि 10 और 3 दहाई का मतलब कि 30 हो गया। ठीक है, आपके पास कहा जा रहा है कि 3 दहाई हैं यानी कि 30 हो गया। आपको 3 इकाई इसमें से निकालनी है। 3 इकाई कहने का मतलब कि 3 हो गया, इसमें से निकालना यानी कि घटाना है, तो उत्तर 27 आना चाहिए। तो शेष संख्या क्या मिलेगी? शेष संख्या 27 मिलेगी। लेकिन इस पर छात्र ने उत्तर दिया कि इसका उत्तर 0 आएगा। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने देखा कि 3 दहाई है तो ऐसे 3 लिखा, फिर 3 इकाई की बात की जा रही तो सीधे सीधे इन्होंने घटा दिया, तो इसका उत्तर 0 आ गया। इस प्रकार से छात्रों ने इसका उत्तर 0 बताया। तो इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुश्री जेनी को सर्वप्रथम क्या बल देना चाहिए? देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि बच्चे ऐसा गलती क्यों कर रहे हैं। बच्चे इस प्रकार की गलती इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि बच्चे को स्थानीय मान का पता नहीं है। स्थानीय मान अगर उनको पता रहता तो यहाँ पर बोला जा रहा है 3 दहाई, तो उन्होंने दहाई के स्थानीय मान 10 से 3 में गुणा करके 30 वो निकालते हैं, लेकिन चूंकि उनको स्थानीय मान का ज्ञात नहीं था इस वजह से वो ऐसी गलती कर रहे थे। तो जिस भी ऑप्शन में आपको स्थानीय मान से संबंधित बातें मिले वहीं आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, पहला विकल्प देखिए दिया गया है अभ्यास के लिए इसी प्रकार के और ज़्यादा प्रश्न देने पर। देखिए ये बिल्कुल निगेटिव ऑप्शन था। एक तो बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है स्थानीय मान का और आप बार बार उसी प्रकार के प्रश्न उसको दे रहे हैं। क्या वो सही कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा जब तक कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। दूसरा देखिए, पहले योग की संक्रियाओं को सुदृढ़ करने पर फिर व्याकरण की ओर बढ़ने पर, पहले ये कहा जा रहा है कि पहले उसको जोड़ सिखाएंगे, फिर व्याकरण मतलब कि घटाना होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। पहले जोड़ सिखा करके फिर उसको घटाना बताएंगे। देखिए बच्चा जोड़ घटाने में सही है। क्यों? क्योंकि जब वो 3 दहाई को 3 लिख रहा है और 3 इकाई को भी 3 लिख रहा है तो घटाने पर उसको 0 आ रहा है, यानी कि वो घटाना जानता है, जोड़ घटाना वो जानता है। लेकिन चूंकि 3 दहाई को उसने 10 से गुणा नहीं किया, स्थानीय मान नहीं जानता था, इस वजह से ये गलत हो गया। क्योंकि ये विकल्प ये कह रहा है कि वो बच्चा ना तो जोड़ जान रहा है ना तो घटाना जान रहा है, जो कि गलत है। बच्चा घटाना जान रहा है क्योंकि इससे ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि बच्चे को सब्सट्रैक्शन यानी कि व्याकलन की विधि आती है। चौथा देखिए, व्याकलन की केवल मानक कलन विधि के शिक्षण पर। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पर भी केवल आपको वर्ड दिख जाए वो हमेशा विकल्प को निगेटिव करता है। ये उत्तर कभी आपका होगा ही नहीं। एक ही ऑप्शन बचा, विभिन्न क्रियाशील अनुभव द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करना। मैंने पहले ही आपको बोला था कि जहां पर स्थानीय मान आपको दिख जाए वहीं विकल्प पॉजिटिव होगा, वहीं आपका उत्तर होगा। और साथ ही बोला जा रहा है कि विभिन्न क्रियाशील अनुभव, अब बच्चे जब खुद अनुभव करके किसी चीज़ को सीखेंगे तो उनका जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण होगा। तो सारी चीज़ें इसी ऑप्शन के तरफ इशारा करें कि सारी चीज़ें इसी में फेवरेबल है। एक तो बच्चा खुद यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है यानी उनका अनुभव खुद का क्रियाशीलता के माध्यम से हो रहा है। दूसरा, स्थानीय मान जो कि बच्चे के कॉन्सेप्ट को नहीं पता था उसको भी बताया जा रहा है। तो जब बच्चा स्थानीय मान को समझ जाएगा और उसके बाद से ये सभी गलतियां जो की जा रही हैं वो बच्चा गलती नहीं करेगा। तो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन यही था, ऑप्शन नंबर 3 यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा समय को मापने का कौशल नहीं है?
जो निगेटिव सेंस होगा वहीं आपका उत्तर होगा। पहला देखिए घड़ी में समय को देखना, तो ये विकल्प नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस लिया हुआ है। घड़ी में जब आप समय देखेंगे तो कहीं ना कहीं समय का मापन कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए एक घटना की अवधि ज्ञात करना। मान लीजिए आप शाम के 6 बजे से पढ़ना शुरू किए और 8 बजे तक आपने पढ़ा, तो यहाँ पर आप अवधि ज्ञात करेंगे घटा करके कि आपने 2 घंटा पढ़ा, तो 2 घंटा आपने कैसे निकाला, तो कहीं ना कहीं समय का आप मापन कर रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए समय मापने के लिए अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना। आप किसी भी इकाई की बात कर ले, लेकिन समय को मापेंगे तो कहीं ना कहीं ये समय के मापन से ही जुड़ा हुआ है, भले ही आप किसी भी इकाई की बात कर लें, ठीक है, तो मिनट की बात कर ले, सेकंड की बात कर ले, घंटे की बात कर ले, लेकिन आप इकाई अलग रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समय का मापन इंक्लूडेड रहेगा, इस वजह से ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना, तो इसमें समय का मापन कहीं से भी नहीं आ रहा है, यही एक मात्र नेगेटिव ऑप्शन है और यही आपका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न पूछा गया था हस्त कौशल सामग्री या प्रतिमान, मतलब कि मॉडल की बात की जा रही है। स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ, ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? ये गणितीय विचार को प्रदर्शित कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियां को हल करना सहायक होता है, किसमें सहायक होता है ये पूछा जा रहा है। पहला देखिए कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने में, तो केवल यही एक माध्यम नहीं है जिससे प्रतिभाशाली बच्चों को पहचाना जा सकता है, तो ये थोड़ा सा एक तरीके से उसे रेफरेंसेबल तो है लेकिन पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं है, इसलिए मैं स्टार लगा रहा हूँ। हो सकता है आगे आपको और ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर मिले। दूसरा देखिए छात्रों को मनोरंजित करने में उनको कविता सुनाया जा सकता है, कहानी सुनाया जा सकता है, खेल खिलाया जा सकता है, लेकिन गणितीय पहेलियाँ ही क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि मनोरंजन करना गणितीय पहेली का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से चौथा विकल्प देखिए समस्या समाधान के कौशल को स्मृति विलोम यानी अनलर्न करना, यानी कि समस्या समाधान का जो कौशल है वो बच्चे भूल जाएं, उनको अनलर्न कर लें, ये गणितीय पहेली को हल करने का एक तरीके से उद्देश्य कहा जा रहा है, जो कि विकल्प गलत है, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करना, ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? समस्या समाधान करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, तो ये जो दोनों विकल्प हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप में इसको समाहित किए हुए हैं। कैसे? देखिए जब बच्चा समस्या का समाधान निकाल लेगा तो जाहिर सी बात है प्रतिभाशाली कहलाएगा, ठीक है। समस्या का समाधान निकाल लिया तो प्रतिभाशाली हो गया, ठीक है। तो ये पहला विकल्प इसमें इंक्लूडेड है। दूसरा विकल्प देखिए छात्रों को मनोरंजित करने में, अब बच्चा किसी पहेली को एक तरीके से हल कर रहा है तो और उसमें समस्या समाधान का कौशल आ चुका है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को इंजॉय भी करेगा कि पहेलियों को वो हल कर पा रहा है, क्योंकि पहेलियाँ अपने आप में बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगती हैं। तो ये भी दूसरा विकल्प भी इसमें समाहित था, इस वजह से ये दोनों थोड़ा कम अप्रोप्रिएट हो गए और ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा कि समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए गणितीय पहेलियों का हल करना सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था वैन हिल के ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है। विश्लेषण मतलब कि जो बालक होगा या फिर बालिका होगी वह चीज़ों को जो ज्यामिति है उसमें विश्लेषण कर सकती है। तो पहला विकल्प देखिए सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं विश्लेषण से जुड़ा हुआ है कि जब 2 समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो ये विकल्प विश्लेषण से जुड़ा हुआ था, इसी वजह से ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था एक कक्षा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक है, ठीक है। वो वाला विकल्प आपका सही होगा जिसमें एक तरीके से लड़के और लड़कियों को अलग अलग बताने की बात की जा रही हो। तो देखिए पहला विकल्प देखिए गणित की पाठ्य पुस्तकों में महिला गणितज्ञों की सफलताओं का उल्लेख किया जाना चाहिए, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। यहाँ पर कोई भी लैंगिक पक्षपात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि महिलाओं को जैसे एक अवधारणा बनी हुई है कि महिलाएं गणित कम पढ़ती हैं, तो महिला गणितज्ञों की सफलताओं का अगर उल्लेख किया जाएगा तो जो लड़कियां हैं वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगी गणित पढ़ने के संदर्भ में, तो ये लैंगिक पक्षपात नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, इस वजह से ये आपका उत्तर नहीं होगा, ठीक है।
दूसरा देखिए, गणित अधिगम के लिए लड़कियों और लड़कों को एक समान अवसर दिया जाना चाहिए। जब बात हो रही है लड़के और लड़कियों की समान अवसर की, तो इसमें पक्षपात कहाँ हुआ, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, गणित में उच्चतर शिक्षा के लिए लड़कों और लड़कियों दोनों को ही समान अवसर मिलने चाहिए। यहाँ पर भी बिल्कुल समान अवसर की बात की जा रही है, उत्तर नहीं होगा। लेकिन चौथे ऑप्शन को देखिए, लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय उनके सामर्थ्य यानी उनकी एबिलिटी को दिया जाता है कि ये लड़का गणित में सफल हुआ है, इसमें ये एबिलिटी थी। और जबकि लड़की अगर सफल होती है तो उसका श्रेय उसके प्रयास को दिया जाता है कि इसने बहुत मेहनत किया है। देखिए कितना अंतर है, लड़के को कहा जा रहा है कि तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है, इस वजह से तुम सफल हुए हो, और लड़की के लिए कहा जा रहा है कि तुमने बहुत प्रयास किया है, इस वजह से सफल हुए हो। यानी कहीं ना कहीं ये विकल्प ये मान रहा है कि जो लड़की होती है वो प्रयास के माध्यम से ही गणित सीख सकते हैं, और लड़के जो होते हैं उनमें इनबिल्ट गणित का गुण होता है। ऐसा नहीं है, लड़के भी प्रयास के माध्यम से ही सीखेंगे। तो ये विकल्प लड़के और लड़कियों में भेदभाव कर रहा था, इस वजह से यही लैंगिक पक्षपात का सूचक होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।